23 मार्च 1931। लोकेशन था लाहौर सेंट्रल जेल का। तारीख 24 मार्च तय थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो जाता। शाम के ठीक 7:33 पर तय समय से 11 घंटे पहले 3 नौजवानों को फांसी दे दी गई। ये कोई आम फांसी नहीं थी, ये एक डर था, एक ऐसा डर जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को अपने ही बनाए कानूनों को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। फांसी के बाद उन शहीदों के शव उनके परिवार वालों को नहीं सौंपे गए। रात के अंधेरे में जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई और 3 लाशों को एक ट्रक में लादकर चुपचाप बाहर निकाला गया। मंजिल थी सतलुज नदी का किनारा, हुसैनी वाला। यहाँ बिना किसी रस्म और रिवाज के मिट्टी का तेल डालकर उन शरीरों में आग लगा दी गई। अधजली लाशों को नदी में फेंक दिया गया, इस उम्मीद में कि सुबह होने से पहले हर सबूत मिटा दिया जाएगा। सवाल ये है कि वो 23 साल का कौन नौजवान था जिसकी मौत से दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य इतना डर गया था? कौन था वो जिसके शरीर को तो उन्होंने मिटा दिया, लेकिन जिसके विचार को आज तक कोई फांसी नहीं दे सका? अगर मैं आपसे कहूं कि एक 23 साल के युवा जिन्होंने कभी शादी नहीं की, कभी अपना घर परिवार नहीं बसाया, लेकिन आज 90 से ज्यादा साल के बाद भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है, जिन्होंने सिर्फ 23 साल की छोटी सी जिंदगी में इतना कुछ कर दिखाया कि आज तक उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। वो फांसी के फंदे पर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, जेल में बैठकर लेनिन और मार्क्स की किताबें पढ़ते रहे और ब्रिटिश सरकार को इतना हिला दिया कि वो डर गई थी कि कहीं ये युवा हीरो न बन जाएं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शहीद आजम भगत सिंह की वो असली कहानी जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती। वो कैसे पंजाब के एक साधारण से युवा बन गए देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी। उनके अंदर वो आग क्या थी जो आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरित करती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक जुनून की कहानी है। लेकिन हर बार की तरह इनकी कहानी भी इनके बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो बात है 20वीं सदी के उस पंजाब से जो विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ ये ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी भर्ती का मैदान था, जहां के नौजवानों को मार्शल रेस यानी लड़ाकू कौम का तमगा दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ यही पंजाब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सुलग रही बगावत का सबसे बड़ा केंद्र भी था। अंग्रेजों ने यहाँ राय बहादुर और सरदार बहादुर जैसी उपाधियां देकर जमींदारों और अमीरों का एक वफादार तबका तो खड़ा कर लिया था, लेकिन जमीन से जुड़ी दमनकारी कानूनों ने आम किसानों के दिलों में गुस्से की आग जला रखी थी। इसी माहौल में 27 सितंबर 1907 के दिन लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा गांव के चक नंबर 105 में, जो आज का फैसलाबाद है पाकिस्तान में, रात का समय में एक छोटे से घर में एक जाट सिख परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन वो जन्म का जश्न कैसा? कोई पटाखे नहीं फूटे, कोई मिठाई नहीं बटी, क्योंकि उनके पिता किशन सिंह संधू और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह उस वक्त जेल में बंद थे। उनका अपराध क्या था? बस कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। वो बिल जो ब्रिटिश सरकार ने किसानों की जमीन छीनने के लिए बनाया था। लेकिन 28 सितंबर को जब भगत सिंह पैदा हुए, उसके अगले दिन ही उनके पिता किशन सिंह और 2 चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल से रिहा हुए थे। मानो किस्मत ने पहले ही दिन तय कर दिया था कि इस बच्चे की जिंदगी का मकसद आजादी की लड़ाई होगी। पंजाब उस समय ब्रिटिश राज के सबसे क्रूर असर झेल रहा था। 1857 की क्रांति के बाद से ब्रिटिश पंजाबियों को सबसे ज्यादा शक की नजर से देखते थे। उन्हें में लगता था कि ये लोग कभी भी बगावत कर सकते हैं। भगत सिंह जी के पिता किशन सिंह एक बड़े किसान थे, लेकिन उनके अंदर आजादी की वो आग थी जो कभी नहीं बुझती। उनकी पूरी फैमिली क्रांतिकारी थी। उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह सभी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाले। वो घर जहां हर शाम आजादी की बातें होती, जहां ब्रिटिश के जुल्मों की कहानियां सुनाई जाती। और जब भगत सिंह जी का जन्म हुआ तो उनकी दादी जसबीर कौर ने उन्हें गोद में लेकर कहा, ये बच्चा हमारे खोए हुए हीरोज की जगह लेने आया है। कौन जानता था कि ये शब्द इतने सच्चे साबित होंगे। वो छोटा सा बच्चा जो क्रांति की गोद में पला, वो बड़ा होकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला देगा। इनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। चाचा स्वर्ण सिंह को जेल में टीबी हो गई और रिहाई के कुछ ही समय बाद महज 23 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। दूसरे चाचा अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया गया और उन्होंने अपनी जिंदगी के 37 साल वतन से दूर विदेशों में भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए गुजार दिए। घर में हर तरफ त्याग, बलिदान और देश के लिए मर मिटने की कहानियां थीं।
भगत सिंह के लिए देशभक्ति एक पारिवारिक मिशन बन चुकी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे उन्हें हर हाल में निभाना था। उनके परिवार ने अंग्रेजों के वफादार जमींदारों के उलट हमेशा बगावत का रास्ता चुना। ये लड़ाई सिर्फ विदेशी हुकूमत से नहीं थी, बल्कि उस देसी एलीट से भी थी जो अंग्रेजों के सहारे फल फूल रही थी। भगत सिंह जी का बचपन वैसा नहीं था जैसे आम बच्चों का होता है, जहां दूसरे बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते, मिट्टी में लौटते। वहां भगत सिंह जी अपने पिता से ब्रिटिश की नीतियों के बारे में सुनते। घर में हर रोज स्वतंत्रता सेनानियों की चर्चाएं होती, जैसे कोई डिनर टेबल पर आजादी की रोटी परोसी जा रही हो। 1913 में जब वो सिर्फ 6 साल के थे, तब गदर पार्टी का मूवमेंट शुरू हुआ। उनके चाचा अजीत सिंह अमेरिका से वापस आए थे और घर में क्रांतिकारी मीटिंग्स होती रहती। छोटे से भगत सिंह जी वो सब छुपकर सुनते और अचानक बोल उठते, मैं भी बड़ा होकर अंग्रेजों को भगाऊंगा। सोचिए, 6 साल का बच्चा, लेकिन दिल में वो जज्बा जो बड़ों को भी शर्मिंदा कर दे। 1915 में जब उनका एडमिशन लोकल प्राइमरी स्कूल में हुआ, तो वो सबसे होशियार छात्र थे, लेकिन टीचर्स उनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा उनके सवालों से प्रभावित होते। वो पूछते, टीचर जी, हमारा देश कब आजाद होगा? अंग्रेजी पढ़ना क्यों जरूरी है? स्कूल में वो बच्चों को इकट्ठा करके आजादी की कहानियां सुनाते जैसे कोई छोटा सा लीडर। उनकी फैमिली का माहौल इतना देशभक्ति से भरा था कि बचपन में ही उनके मन में ये बात पक्की हो गई, मैं सिर्फ भारत के लिए जीऊंगा। वो घर जहां हर दीवार से आजादी की पुकार आती, जहां ब्रिटिश के जुल्मों की कहानियां सोने से पहले की लोरियां बन गईं। वो बचपन जो क्रांति की छाया में बीता, वो भगत सिंह जी को तैयार कर रहा था एक बड़े तूफान के लिए। फिर 13 अप्रैल 1919, ये तारीख भगत सिंह जी की जिंदगी बदल देने वाली थी। बैसाखी का दिन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, शांति से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के अपनी फौज को गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलती रहीं। गोलियां तब रुकीं जब सैनिकों के पास वो खत्म हो गईं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 369 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन असल संख्या कहीं ज्यादा थी। जब ये खबर 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची, तो वो स्कूल से भागकर मीलों पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां उन्होंने जो देखा, उसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने उस बाग की खून से सनी मिट्टी को एक शीशी में भरा और घर ले आए। ये सिर्फ मिट्टी नहीं थी, ये एक कसम थी। उस दिन भगत सिंह के अंदर का बच्चा मर गया और एक क्रांतिकारी ने जन्म लिया। जलियांवाला बाग ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली थी, उसने अंग्रेजी न्याय के विचार की भी हत्या कर दी थी। वो रात भर रोते रहे, उनके आंसू नहीं रुकते थे, क्योंकि वो सोचते थे, कैसे कोई इतना क्रूर हो सकता है? हमारे लोग क्या जानवर हैं? उस घटना के बाद भगत सिंह जी पूरी तरह बदल गए। स्कूल में वो ब्रिटिश टीचर्स से बहस करते, इंग्लिश पढ़ने से मना करते। टीचर्स शिकायत करते, ये बच्चा बहुत उपद्रवी है, इसे कंट्रोल करो। लेकिन भगत सिंह जी कहाँ मानने वाले। वो घर आकर कहते, मैं अंग्रेजों की किताबें क्यों पढूं? वो हमें गुलाम बनाती हैं। वो घटना ने उनके दिल में वो आग लगा दी जो कभी नहीं बुझी। वो अब एक बच्चा नहीं थे, वो एक मिशन थे, आजादी का मिशन। शुरुआत में भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो 13 साल के भगत सिंह जी घर से भागकर गांधी जी के पास पहुंच गए। सोचिए, इतना छोटा लड़का, लेकिन जज्बा इतना बड़ा। गांधी जी से मिले तो बोले, बापू, मैं भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ। गांधी जी ने उन्हें प्यार से देखा, सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अहिंसा से ही हम जीत सकते हैं। हिंसा सिर्फ और हिंसा लाती है। भगत सिंह जी ने गांधी जी की बात मानी। वो आंदोलन में सक्रिय हो गए, स्कूल छोड़ दिया, विदेशी कपड़े जला दिए, चरखा चलाना सीखा। वो गांव गांव घूमते, लोगों से कहते, उठो, ब्रिटिश का बहिष्कार करो। उनका उत्साह देखकर गांधी जी भी मुस्कुराते। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में जब प्रदर्शनकारियों ने 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया, तो गांधी जी ने पूरा आंदोलन ही वापस ले लिया। 15 साल के भगत सिंह जी स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे कोई धोखा दे गया हो। वो रात अपने पिता से रोते हुए बोले, पिताजी, गांधी जी ने हमें धोखा दे दिया। अंग्रेज सरकार हंस रही होगी कि देखो भारतीय कितने डरपोक हैं। उनका दिल टूट गया। वो सोचते, कितने लोग जेल गए, कितनों ने सब कुछ छोड़ा और अब सब व्यर्थ। उस घटना ने गांधी जी से उनका पूरा नाता तोड़ दिया। अब उनका दर्शन स्पष्ट हो गया, अहिंसा से अंग्रेज सरकार नहीं जाएगी, बल से जाएगी। उन्हें लगा कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। ये मोह भंग उन्हें एक नए, ज्यादा क्रांतिकारी रास्ते पर ले गया। उनकी आगे की पढ़ाई लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुई।
जिसे लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी शिक्षा के विकल्प के तौर पर शुरू किया था। ये कॉलेज क्रांतिकारियों का गढ़ था और यहीं भगत सिंह के विचारों को वो जमीन मिली जहां से उन्हें परवाज भरनी थी। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थे 19 साल के शहीद करतार सिंह सराभा। सराभा गदर आंदोलन के नायक थे जिन्हें 1915 में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह हमेशा उनकी तस्वीर अपनी जेब में रखते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। गदर आंदोलन ने उन्हें सिखाया कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम बनाना है जहां कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण न कर सके। कॉलेज में उनका सबसे अच्छा दोस्त बना सुखदेव थापर। दोनों साथ में क्रांतिकारी किताबें पढ़ते, क्रोपोटकिन, बकुनिन, मार्क्स की रचनाएं। लाइब्रेरी में किताबों के लिए झगड़ा होता, पहले मैं पढ़ूंगा, नहीं पहले मैं। वो रातों को जागकर चर्चा करते, कैसे भारत आजाद होगा, क्या सिर्फ प्रदर्शन से। 1924 में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का पता चला तो भगत सिंह जी और सुखदेव बेचैन हो गए। वो गुप्त संगठन था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास करता था। उसके नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान। मार्च 1926 में सिर्फ 18 साल की उम्र में भगत सिंह ने अपने साथियों सुखदेव और भगवती चरण वोहरा के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा की नींव रखी। आधिकारिक तौर पर यह एक सांस्कृतिक संगठन था, लेकिन असल में यह क्रांतिकारी प्रशिक्षण केंद्र था। इसके घोषणा पत्र में लिखा था, पूर्ण स्वराज हमारा अंतिम लक्ष्य है, हिंदू मुस्लिम एकता जरूरी है, किसानों और मजदूरों को एकजुट करना होगा, उत्पीड़न के खिलाफ क्रांतिकारी तरीके उचित हैं। सभा की बैठकें फिरोज शाह कोटला मैदान में होती। युवा छात्र आते, यशपाल, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद, जो भविष्य में महान क्रांतिकारी बने। वो चर्चा करते, कैसे ब्रिटिश को हराएं, क्या गांधी जी का रास्ता सही है। ब्रिटिश पुलिस को शक हो गया, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर साजिश है। उन्होंने निगरानी शुरू कर दी, लेकिन सबूत नहीं मिला। भगत सिंह जी कहते, ये सभा युवाओं की आग है जो ब्रिटिश राज को जला देगी। 1926 के अंत में भगत सिंह की मुलाकात हुई चंद्रशेखर आजाद से। आजाद इस युवा से प्रभावित हुए, बोले, आपकी आंखों में कुछ अलग आग है, HRA में शामिल हो जाइए। HRA में शामिल होने के बाद भगत सिंह जी का असली क्रांतिकारी प्रशिक्षण शुरू हुआ। वो सीखते हथियारों का प्रशिक्षण, पिस्तौल चलाना, बम बनाना। वो रातों को अभ्यास करते, कैसे लक्ष्य को सटीक निशाना लगाएं। वो चर्चा करते, कैसे संदेश छिपाएं। वो पढ़ते, कैसे सिस्टम बदले। अर्थशास्त्र में मार्क्सवाद, पूंजीवाद की आलोचना को पढ़ते। उनके विचारों का सबसे बड़ा मोड़ आया सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडाहरों में हुई एक गुप्त बैठक में। यहाँ उत्तर भारत के सभी बड़े क्रांतिकारी इकट्ठा हुए थे। भगत सिंह के जोर देने पर पुरानी क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। नाम में सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द का जुड़ना एक ऐतिहासिक घटना थी। ये इस बात का ऐलान था कि अब क्रांति का मकसद सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक क्रांति लाना है जो पूंजीवाद और जमींदारी का भी अंत कर दे। भगत सिंह ने अपनी कलम को भी हथियार बनाया। उन्होंने कीर्ति और वीर अर्जुन जैसे अखबारों के लिए लिखा। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और बाकुनिन जैसे विचारकों को गहराई से पढ़ा। जेल में रहते हुए उन्होंने अपना मशहूर लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर में विश्वास कमजोरी की निशानी है और धर्म का इस्तेमाल हमेशा शोषक वर्ग ने जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए किया है। भगत सिंह ने आजादी के मायने ही बदल दिए थे। उनके लिए आजादी का मतलब था शोषण से आजादी, गरीबी से आजादी और अंधविश्वास से आजादी। देख रहे हो दोस्तों, क्या विचार थे भगत सिंह का। आज जहां हम हिंदी, मराठी और इंग्लिश बोलने के लिए लड़ रहे, वहां भगत सिंह शोषण से आजादी, गरीबी से आजादी और अंधविश्वास से आजादी की बात कर रहे थे। धन्य है वह माता और धन्य है यह देश जिनकी गोद में भगत सिंह जैसे अमर वीर का जन्म हुआ। खैर, साल 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक कमीशन बनाया जिसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी हिंदुस्तानी नहीं। ये भारत के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। हमारे देश का भविष्य तय होने वाला था और फैसला करने वाले सारे विदेशी पूरे देश में एक ही नारा गूंज उठा, साइमन गो बैक। ये नारा सिर्फ शब्द नहीं था, ये हर हिंदुस्तानी के दिल की पुकार थी जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बेताब थी। 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, पंजाब का दिल, जहां आजादी की आग पहले से ही सुलग रही थी। पंजाब के सबसे बड़े नेता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय एक विशाल शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। हजारों की भीड़
हाथों में काले झंडे और जुबान पर एक ही नारा, साइमन वापस जाओ। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान का हर कोना ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो रहा था। लालाजी, जिन्हें पूरा पंजाब अपना पिता मानता था, उस भीड़ के सामने खड़े थे, बिना हथियार, बिना हिंसा, सिर्फ अपने हक की आवाज बुलंद करते हुए। लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह बर्दाश्त नहीं था। लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट खुद वहां मौजूद था। उसने अपनी पुलिस को बेरहमी से लाठीचार्ज का हुक्म दिया। चश्मदीदों के मुताबिक स्कॉट ने खुद आगे बढ़कर 63 साल के लाला लाजपत राय की छाती पर लाठियों से वार किए। खून से लथपथ, बुरी तरह घायल, फिर भी लालाजी ने हार नहीं मानी। उस शाम छोटों से जूझते हुए उन्होंने भीड़ को संबोधित किया। उनके शब्द इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझ पर मारी गई चोटें भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी जो सच होने वाली थी। 17 नवंबर 1928 को उन चोटों की वजह से लाला लाजपत राय ने दम तोड़ दिया। ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, ये एक पिता समान मार्गदर्शक की हत्या थी। भगत सिंह जी और उनके साथी, जो लालाजी द्वारा स्थापित नेशनल कॉलेज में पढ़े थे, उनके लिए ये एक व्यक्तिगत आघात था। लालाजी उनके गुरु, उनके प्रेरणा स्रोत थे। उनकी हत्या ने पंजाब के हर युवा के दिल में आग लगा दी। अब बदला सिर्फ एक राजनीतिक जरूरत नहीं, बल्कि एक भावनात्मक कर्तव्य बन चुका था। पंजाब के शेर की शहादत ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के युवा क्रांतिकारियों के दिलों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़का दी। लाला लाजपत राय जी की शहादत ने HSRA को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह जी, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद ने एक गुप्त बैठक में फैसला लिया, लालाजी के हत्यारे जेम्स स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ये फैसला सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं था, ये उस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ एक जवाब था जिसने निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई थीं। योजना बनाई गई, सटीक, सुनियोजित और खतरनाक। भगत सिंह, जिनके दिल में लालाजी के लिए गहरा सम्मान था, इस मिशन की कमान संभालने के लिए तैयार थे। फिर 17 दिसंबर 1922 को तारीख तय हो चुकी थी। योजना के मुताबिक जय गोपाल को पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट की पहचान करनी थी और इशारा देना था। ठंडी सर्द शाम थी, लाहौर की सड़कें शांत थीं, लेकिन क्रांतिकारियों के दिलों में तूफान मचा था। जैसे ही एक अंग्रेज अफसर अपनी मोटरसाइकिल पर बाहर निकला, जय गोपाल ने गलती से उसे स्कॉट समझकर इशारा कर दिया। वो अफसर स्कॉट नहीं, बल्कि 21 साल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन पी सॉन्डर्स था। इशारा मिलते ही राजगुरु ने पहली गोली चलाई, जो सॉन्डर्स के सिर में लगी। वो मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। भगत सिंह जी ने आगे बढ़कर कई गोलियां चलाईं ताकि उसके बचने का कोई गुंजाइश न रहे। जब हेड कांस्टेबल चानन सिंह ने उनका पीछा करने की कोशिश की तो चंद्रशेखर आजाद ने कवर फायरिंग करके उसे भी ढेर कर दिया। ये पल इतिहास में दर्ज हो गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत को एक जोरदार संदेश था। उसी रात HSRA ने लाहौर की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए। उन पोस्टरों पर लिखा था, हमें एक इंसान को मारने का अफसोस है, लेकिन ये इंसान एक क्रूर, घिनौनी और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा था और उसे मारना एक जरूरत थी। आज दुनिया ने देखा है कि हिंदुस्तान के लोग मुर्दा नहीं हैं, उनका खून ठंडा नहीं हुआ है। ये शब्द न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे देश में गूंज उठे। इसके बाद शुरू हुआ फरारी का दौर। पूरा लाहौर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हर गली, हर नुक्कड़ पर तलाशी, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों की योजना लाजवाब थी। भगत सिंह ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके लिए बहुत बड़ा बलिदान था। एक सिख होते हुए उन्होंने अपने केश और दाढ़ी कटवा दी ताकि पहचाने न जा सकें। वे कहते, सिख धर्म में बाल कटवाना वर्जित है, लेकिन अपने देश के लिए मैं बाल तो क्या गर्दन भी कटवा सकता हूँ। ये सिर्फ भेष बदलना नहीं था, ये उनकी धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी पहचान की ओर एक निर्णायक कदम था, जहाँ मिशन किसी भी धार्मिक पहचान से ऊपर था। उनके भेष बदलने की नीति में दुर्गा देवी वोहरा, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है, उनकी पत्नी बनी। राजगुरु उनके नौकर बने और ये तीनों पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लाहौर से निकलने में कामयाब हो गए। ये उनकी दिलेरी, सूझबूझ और उस क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का सबूत था। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह जी और उनके साथी कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत रुकी नहीं। वो क्रांतिकारियों और मजदूर आंदोलनों को कुचलने के लिए 2 और दमनकारी कानून लाने की तैयारी कर रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इन कानूनों का मकसद था सरकार को किसी को भी बिना मुकदमे के हिरासत में लेने और हड़तालों पर पाबंदी लगाने की ताकत देना। ये कानून हिंदुस्तान की आजादी की हर आवाज को दबाने की साजिश थे। HSRA ने फैसला किया कि इन काले कानूनों का विरोध एक ऐसे धमाके से होगा
जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान और लंदन तक सुनाई दे। ये विचार फ्रांसीसी अराजकतावादी ऑगस्ट वेलियाउन से प्रेरित था, जिसने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। योजना थी दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने की। मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि सोई हुई हुकूमत को जगाना था। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त इस मिशन के लिए चुने गए। फिर 8 अप्रैल 1929 इतिहास का वो दिन जब भगत सिंह जी लेजेंड बन गए। इस दिन दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विजिटर्स गैलरी में बैठे थे। जैसे ही ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल को पास करने की घोषणा हुई, दोनों अपनी जगह से उठे और असेंबली के खाली हिस्से में 2 बम फेंक दिए। ये बम कम ताकत के थे और जानबूझकर ऐसी जगह फेंके गए जहां कोई बैठा ना हो। धमाकों से पूरा हॉल गूंज उठा। धुआं, अफरा तफरी और उस सब के बीच 2 बुलंद आवाजें, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। उन्होंने हवा में लाल रंग के पर्चे भी उछाले। उन पर्चों पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। हम लाला लाजपत राय की बेरहमी से की गई हत्या और इन दमनकारी कानूनों का विरोध करते हैं। व्यक्तियों को मारना आसान है, लेकिन आप विचारों को नहीं मार सकते। बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए, लेकिन विचार जीवित रहे। इनकलाब जिंदाबाद। ये पर्चे सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये क्रांति का घोषणा पत्र थे। इस योजना का सबसे अहम हिस्सा अब सामने था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और दत्त चाहते तो आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्होंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। ये एक सोची समझी रणनीति थी। वो जानते थे कि असली लड़ाई अब अदालत के कटघरे में लड़ी जाएगी। उन्होंने अपने विरोध को एक ऐसे मंच पर पहुंचा दिया था जहां से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता था। ये राजनीतिक रंगमंच का एक ऐसा शाहकार था जिसने भगत सिंह जी को एक क्रांतिकारी से एक विचार में बदल दिया। इसके बाद असेंबली बम कांड का मुकदमा शुरू हुआ। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि उन्होंने 2 खतरनाक अपराधियों को पकड़ लिया है, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अदालत को ही क्रांति का मंच बना दिया। 6 जून 1929 को उन्होंने अदालत में एक ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, क्रांति से हमारा मतलब बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है। क्रांति से हमारा मतलब है कि वर्तमान व्यवस्था जो खुले अन्याय पर आधारित है, बदलनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था पर हमला करना था जो करोड़ों हिंदुस्तानियों का खून चूस रही थी। अदालत ने उन्हें हत्या के प्रयास का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह जी रातों रात राष्ट्रीय नायक बन गए। अखबारों में सुर्खियां, युवा क्रांतिकारी ने विधानसभा में बम फेंका, भगत सिंह नन्हा साहसी, हीरो या आतंकवादी। भारत में बहस, ब्रिटिश सरकार घबरा गई। गृह सचिव ने आपात बैठक बुलाई। ये युवा खतरनाक है, हीरो न बन जाए। लेकिन उनका डर सच निकला। कॉलेजों में छात्र प्रदर्शन हुए, भगत सिंह को रिहा करो, क्रांति जिंदाबाद, ब्रिटिश राज का नाश हो। ऐसे ऐसे देश में प्रदर्शन होने लगे। खैर, सजा के बाद भगत सिंह जी को मियांवाली जेल और दत्त को लाहौर जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने देखा कि भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था, जबकि अंग्रेज कैदियों को सारी सुविधाएं मिलती थीं। गंदी कोठरियां, खराब खाना, किताबों की कमी और जेलरों की गालियां। इस भेदभाव के खिलाफ भगत सिंह जी और उनके साथियों ने जेल के अंदर एक और जंग छेड़ दी, भूख हड़ताल। उनकी मांगें साफ थीं, हमें राजनीतिक कैदी माना जाए, साफ सुथरा खाना दिया जाए और पढ़ने लिखने के लिए किताबें और अखबार दिए जाएं। ये भूख हड़ताल इतिहास की सबसे लंबी और सबसे तकलीफदेह हड़तालों में से एक थी। जेल अधिकारियों ने कैदियों को तोड़ने की हर कोशिश की। पानी के मटकों में दूध भर दिया गया। जबरदस्ती खाना खिलाने के लिए क्रूर तरीके अपनाए गए। इसी जबरदस्ती के दौरान एक क्रांतिकारी जतींद्र नाथ दास के फेफड़ों में खाना चला गया, जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा हुई। लेकिन जतिन दास ने हार नहीं मानी। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को 24 साल के जतिन दास शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। जब उनका पार्थिव शरीर ट्रेन से लाहौर से कलकत्ता ले जाया जा रहा था, तो हर स्टेशन पर हजारों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। जतिन दास की इस अहिंसक शहादत ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को किसी भी बम से ज्यादा हिलाकर रख दिया। इस भूख हड़ताल ने क्रांतिकारियों को नैतिक रूप से उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां से वो अब सिर्फ हिंसक नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वाले नायक बन गए। जतिन दास की शहादत से मिली सहानुभूति और भगत सिंह जी की बढ़ती लोकप्रियता से ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई। असेंबली बम कांड की जांच के दौरान पुलिस को HSRA की बम बनाने की फैक्ट्रियों का पता चल गया था और कुछ क्रांतिकारी सरकारी गवाह बन गए थे। इसी के आधार पर भगत सिंह जी
सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु पर जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ये मुकदमा न्याय का मजाक था। जब क्रांतिकारियों के निडर रवैये से मुकदमा धीरे चलने लगा तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया। इस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती थी। ये साफ था कि फैसला पहले ही लिखा जा चुका था। लेकिन भगत सिंह जी मौत को सामने देखकर भी नहीं डरे। उन्होंने जेल को एक विश्वविद्यालय में बदल दिया। वो लगातार पढ़ते और लिखते रहे। उनकी जेल डायरी और लेख, खासकर मैं नास्तिक क्यों हूं, उनके बौद्धिक दर्शन का सबूत है। इस लेख में उन्होंने लिखा कि मुश्किल समय में ईश्वर में विश्वास एक सहारा बन सकता है, लेकिन वो किसी सहारे के बिना सिर्फ अपने विचारों और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता के दम पर फांसी के तख्ते पर चढ़ना चाहते हैं। फिर 7 अक्टूबर 1930 को ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया। भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा। इस फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट पर बातचीत चल रही थी। लोगों, खासकर युवाओं का गांधी जी पर भारी दबाव था कि वो इस समझौते की शर्त के तौर पर भगत सिंह जी और उनके साथियों की फांसी रुकवाएं। ये भारतीय इतिहास का एक जटिल और विवादित अध्याय है। देखो, सच ये है कि गांधी जी ने वायसराय इरविन से कई बार इस मुद्दे पर बात की। वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन सजा ए मौत के भी खिलाफ थे। उन्होंने मानवता और देश में शांति बनाए रखने के आधार पर सजा को कम करने या टालने की अपील की। लेकिन वायसराय पर लंदन और भारत में मौजूद अंग्रेज अधिकारियों का भारी दबाव था कि एक अंग्रेज अफसर के हत्यारों को बख्शा न जाए। दूसरी ओर भगत सिंह जी खुद किसी भी तरह की माफी या दया नहीं चाहते थे। वे अपने इस मृत्यु को देश की सबसे बड़ी सेवा और सर्वोच्च बलिदान मानते थे। उनका विश्वास था कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों में आजादी की लौ और तेज जलाएगा। उन्होंने पंजाब के गवर्नर को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि उन्हें युद्धबंदी माना जाए और फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। ये दो विचारधाराओं का टकराव था। गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि भगत सिंह जी ने शहादत का रास्ता चुना, ये मानते हुए कि उनकी मौत देश के लिए उनकी जिंदगी से ज्यादा काम आएगी। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इन दो बड़े ध्रुवों के बीच की खाई का पूरा फायदा उठाया। और फिर आई वो रात 23 मार्च 1931 की। तय तारीख से एक दिन पहले ही अंग्रेज अधिकारियों ने फांसी देने का आदेश दिया। आखिरी दिन भगत सिंह रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन पढ़ रहे थे। बुलाए गए तो मुस्कुराकर बोले, रुकिए, ये अध्याय पूरा कर लूं। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़ गए। उनके होंठों पर एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश हुकूमत ने उनके शरीर को खत्म कर दिया, लेकिन उनके विचार, उनकी विरासत को अमर कर दिया। भगत सिंह जी सिर्फ एक शहीद नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। वो सिर्फ देश के लिए मरे नहीं, बल्कि उन्होंने एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था जो धर्मनिरपेक्ष हो, समाजवादी हो और जहां इंसान द्वारा इंसान का शोषण हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उन्होंने अपनी पीढ़ी के युवाओं में बिजली भर दी। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को आजादी की लड़ाई का सबसे बुलंद नारा बना दिया। उनकी विरासत सिर्फ देशभक्ति की नहीं है, बल्कि तर्क, विवेक और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की भी है। इतिहास में कई लोग देश के लिए मरे, लेकिन भगत सिंह सिर्फ मरे नहीं। उन्होंने हमें सिखाया कि किस आजाद हिंदुस्तान के लिए जीना है। 23 साल की उम्र में उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उनकी कहानी वो तो अभी शुरू ही हुई थी। अब बताइए, भगत सिंह से आपने क्या सीखा? देश के प्रति उनकी दूरदर्शिता आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि आज हमारा देश उनके विचारों पर सच में चल रहा है, या फिर नेता लोग केवल उनके नाम का सहारा लेकर वोट मांगते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। और अंत में शहीद ए आजम भगत सिंह को हमारी तरफ से सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।